चूल्हे से तेज धुआं उठ रहा है, तभी तवे पर रोटी जल जाती है। स्वरा आग बबूला होकर कूट कूट कर बहुत सारी मिर्च पीस रही थी, तभी दादी सास आवाज देती हैं, अरे ओ पोता बहू, हो गया खाना तैयार? तो जल्दी से ले भी आ, भूख लगी है। जी बस लाई दादी जी। हे भगवान, कैसे बवासीर आदमी है सब, जिंदगी जन करके रखती है। आज तो ऐसा चटपटा तीखा खाना खिलाऊंगी सबको कि सब लोग पानी मांगते फिरेंगे। नाक में दम करके रख दिया सबने। आखिरकार स्वरा इस कदर गुस्से में लाल पीली होकर इतनी सारी मिर्च क्यों पीस रही है? इतनी सारी मिर्ची खिलाकर वो अपने ससुराल वालों पर किस बात का गुस्सा निकालना चाहती है? तो चलिए देखते हैं। शीला शादी के जोड़े में खड़ी अपनी नई नवेली बहू स्वरा का गृह प्रवेश करवाती है। आओ नई बहू, कलश गिराकर अपने ससुराल में कदम रखो। जी माँ जी। स्वरा के ससुराल में कदम रखते ही जेठानी रचना हंसी टिटोली के मिजाज में कहती है, दिल थाम लो देवरानी जी, क्योंकि अभी मैं तुम्हारे साथ खास रस्म करने वाली हूँ। तुम्हें मेरे हाथों से ये कचौड़ी खानी है। ये कचौड़ी साबित करेगा कि हम दोनों देवरानी जेठानी का संबंध मधुर होगा या मिर्ची जितना तीखा। स्वरा अपनी जेठानी रचना की बातों को थोड़ा सोचती है, मगर जैसे कचौड़ी खाती है उसे बहुत तेज मिर्ची लगती है। पानी पानी, हे भगवान, इस जलकोकड़ी जेठानी ने कचौड़ी में कितनी कूट कूट कर मिर्ची भरी, तो सुबहान जल गई। स्वरा को मिर्ची लगता देखकर पूजा पानी देती है, जिससे स्वरा की सांस में सांस आती है। तभी रचना टोंट मारती है, देवरानी जी, तुमसे तो जरा सा भी तीखा बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर तो तुम्हें हमारे ससुराल से तालमेल बिठाने में बड़ी दिक्कत होगी। क्या मतलब है आपका जेठानी जी? साफ सीधा कहिए, जलेबी की तरह टेढ़ी मेढ़ी बातें मत कीजिए। सब्र रखो देवरानी जी, कल तुम्हें खुद पता चल जाएगा। शादी की थकावट के चलते ससुराल के सारे सदस्य अपने कमरों में आराम करने चले जाते हैं। शादी की पहली सुबह स्वरा जल्दी उठकर साफ सफाई करने के बाद नहा धो के रसोई में हाजिर हो जाती है, जहां मिर्ची का बोलबाला था। हे भगवान, ये रसोई है या मिर्ची का बागान? जिधर देखो बरनी से लेकर ओखली में मिर्च भरी है। लगता है मेरे ससुराल वाले तीखा खाने के शौकीन हैं। कुछ देर के इंतजार के बाद स्वरा अपनी पहली रसोई की शुरुआत कर देती है। आंच धीमी कर देती हूँ। जितनी देर में मूंग दाल भून जाएगा तब तक पूरी का आटा लगा लेती हूँ, फिर सब्जी बनाना रह जाएगा। स्वरा खुशी खुशी पहले रसोई के व्यंजन तैयार कर लेती है। तभी रचना रसोई में आती है। गुड मॉर्निंग देवरानी जी, क्या बनाया जा रहा है खाने में? जेठानी जी, मैंने सबके लिए आलू दम, पूरी, मटर पनीर और मीठे में मूंग दाल का हलवा बनाया है। एक बार थोड़ा सा चक्कर बताइए ना, शक्कर तो ठीक है ना? रचना मुंह चढ़ाते हुए कहती है, स्वरा, मुझे मीठा खास पसंद नहीं है, तो ये मूंग दाल का हलवा तुम्हें मुबारक हो। अरे बहू, कहाँ रह गई? जल्दी से खाना परोस दो, भूख के मारे पेट में चूहे खलबली मचा रहे हैं। लाई ससुर जी। स्वरा सब कुछ डाइनिंग टेबल पर परोसती है, जिसे देखने के साथ ही सबकी शक्ल बन जाती है और सास सख्ती बरतते हुए बोलती है, अरे बहू, ये तूने क्या अंट शंट बनाया? अरे तूने हमारे मनपसंद मिर्ची की चटनी नहीं बनाई है क्या? क्या कहा सासू माँ? मिर्ची की चटनी? हाँ भाभी, मिर्ची की चटनी, वो भी साबुत सूखी लाल मिर्ची की चटनी, क्योंकि उसके बगैर हमें खाना हजम नहीं होता। पर मैंने आप सबके लिए बड़े प्यार से खाना बनाया, थोड़ा तो खा लीजिए। अरे बहू, ये तला भुना खाना मुझे रत्ती भर पसंद नहीं। मुझे तो सादी रोटी और मिर्ची की चटनी खानी है, वही बना दे। ससुराल वालों की मिर्ची की चटनी खाने की फरमाइश पर स्वरा रसोई में आकर सिलबट्टे पर मिर्च की चटनी पीसती है, जिसके कारण उसके हाथ में जलन होने लगती है। आहा, इतनी जलन मच रही है, मगर मेरे ससुराल वालों को मिर्ची की चटनी की भूख है। मैंने सबके लिए इतने प्यार से तरह तरह के बढ़िया बढ़िया लजीज पकवान बनाए थे, मगर किसी ने ठीक ही कहा है, कुत्ते को घी कहाँ हजम होता है। स्वरा गुस्से में लाल पीली रोटी और मिर्ची की चटनी लाकर परोसती है। अरे वाह स्वरा, ये हुई ना बात, अब आएगा खाने का असली स्वाद। अम्मी, मुझको भी चटनी दो ना। हाँ, ये ले मेरा दुलारा बेटा। अम्मी, थोड़ी और चटनी डालो ना। ये ले खा। जेठानी जी, आदि अभी बच्चा है, उसे इतनी तेज मिर्च वाली चटनी मत खिलाइए, वरना उसका पेट खराब हो जाएगा। आदि बेटा, तुम पनीर खा लो। नो नो नो, मुझे मिर्ची वाली स्पाइसी चटनी खानी है। पूरा का पूरा चटोरा ससुराल मिर्ची की चटनी के साथ डुबो डुबो कर रोटी खाते हैं। हे भगवान, भर भर कर मिर्ची की चटनी ये लोग खा रहे हैं और कान से धुआं मेरे निकल रहा है। अरे स्वरा, तुम खड़ी क्यों हो? आओ ना, बैठकर खाओ, टेस्ट तो करो। गई भैंस पानी में। ना चाहते हुए भी स्वरा को मिर्ची की चटनी खानी पड़ती है। कुछ देर के मिर्च की चटनी अपना असर दिखाती है। अगले दिन तक स्वरा का पेट खराब हो जाता है। तभी स्वरा को सास शीला 5 किलो हरी मिर्च की पन्नी लेकर किचन में आती है। सासू माँ, इतनी सारी मिर्च किस लिए लाई हैं आप? इसका अचार डालना है क्या?
अरे नहीं नहीं बहू, वो गली में मिर्च वाला आया था, ताजी ताजी तीखी मिर्च थी तो मैंने इकट्ठे 5 किलो तलवा दिया। इसका बढ़िया सा लहसुन डालकर चटनी बनाना, और काली मिर्च की चटनी कम पड़ गई थी तो आज थोड़ा ज्यादा पीसना। ये सुनकर स्वरा अपना माथा पीट लेती है। हे भगवान, ये लोग इतनी तीखी मिर्ची की चटनी हजम कैसे करते हैं? मैं तो आज ये चटनी नहीं खाने वाली। इतनी सारी मिर्च की चटनी सिलबट्टे में पीसते पीसते स्वरा का हाथ लाल पड़ जाता है। वह रोते हुए पानी में हाथ डालती है। हाय मेरा हाथ, हे भगवान, इन चटोरे ससुराल वालों ने तो मेरी मिट्टी पलीत कर रखी है। अरे बहू, कहाँ रह गई? अभी तक चटनी पिसी नहीं क्या? नहीं नहीं, हो गया सासू माँ, बस लाई। पारा चढ़ाते हुए सबको मिर्च की चटनी परोसती है। ऐसे ही स्वरा की दिनचर्या उसके तीखा खाना खाने वाले ससुराल में सुबह के नाश्ते, दोपहर के लंच और रात के डिनर में मिर्ची की चटनी पीसते हुए कट रही थी, जिससे उसके हाथों में अब छाले पड़ चुके थे। बस बहुत हो गया इनका तमाशा। आज मैं मिर्ची की चटनी हरगिज नहीं बनाने वाली। आज बनेगा मेरा मनपसंद मिक्स वेज और रोटी। मुझे ही इनकी लत छुड़वानी होगी। स्वरा पूरे ससुराल वालों के लिए खुशी से मिक्स वेज और रोटी बनाकर परोसती है। चारू, पूजा, मम्मी जी, पापा जी, आज मैंने सबके लिए खाने में मिक्स वेज बनाया है, खाकर बताइए कैसा बना है। मगर मिर्च की चटनी खाने के शौकीन ससुराल वालों को सब्जी देखकर जैसे ससुराल वालों को बुखार लग जाता है और सब किलकिल करना चालू कर देते हैं। अरे बहू, ये क्या चारा बना के ले आई हो तुम? अरे हमारी जुबान को मिर्च की चटनी ही पसंद है, वही बना के ले आओ। हाँ चाची, चिल्ली वाली चटनी बना लाओ। एक बार फिर से मिर्ची की चटनी की फरमाइश सुनकर स्वरा गुस्से में फटने को हो जाती है। तभी उसकी ददिया सास फूल कुमारी सर पर बोरी लिए हुए अंदर आती है। अरे ओ जितेंद्र, वाह, अरे जल्दी से बोरी उतारो। ससुर जितेंद्र जल्दी से बोरी उतारते हैं। पाए लागू अम्मा, कैसी हो तुम? अरे हम तो बिल्कुल टनाटन हैं। कहाँ है हमारी पोता बहू? ये रही दादी। स्वरा, दादी माँ का आशीर्वाद लो। दादिया सास को देखकर स्वरा के मन में कुछ सोचकर लड्डू फूटने लगता है। शुक्र है दादी जी आ गई। अब देखती हूँ मेरे चटोरे ससुराल वाले तीखी मिर्ची की चटनी ठूस कर कैसे खाते हैं। अब तो सब सादा खाना खाएंगे। तभी दादिया सास हुक्म जारी करती हैं। ये ले पोता बहू, इसमें मैं गांव की लाल और ताजी ताजी हरी मिर्च लेकर आई हूँ। जा फटाफट से सिलबट्टे की बढ़िया सी चटनी पीस कर लाओ, और सुन, मैं देसी खाना खाती हूँ तो मेरे लिए मिट्टी के चूल्हे की रोटी बना कर लाना। ये सुनकर स्वरा की सोच पर पानी फिर जाता है। हे भगवान, इस दादिया सास ने तो डबल मिट्टी पलीत कर दी। मेरी तो जिंदगी झंड हो गई है। बेचारी स्वरा आंगन में गर्मी में चूल्हे की रोटी बनाती और चूल्हे से तेज धुआं उठ रहा है, और दूसरी तरफ वह गुस्से में कूट कूट कर मिर्च पीस रही थी। तभी दादी सास आवाज देती हैं। अरे पोता बहू, हो गया खाना तैयार तो जल्दी से ले भी आ, भूख लगी है। जी बस लाई दादी जी। आज तो ऐसा चटपटा तीखा खाना खिलाऊंगी सबको कि सब लोग पानी मांगते फिरेंगे। नाक में दम करके रख दिया सबने। स्वरा बौखला कर मिर्ची की चटनी में ऊपर से और भी कश्मीरी लाल मिर्च मिला देती है, जिससे मिर्ची की चटनी 2 गुना तीखी हो जाती है, जिससे सबके चेहरे गुब्बारे जैसे लाल हो जाते हैं। हाय दैया तौबा तौबा, अरे कितनी तीखी चटनी बनाई, मेरा तो मुंह जल गया। हाय राम, अरे ओ बेलुड़ी बहू, ये कैसी तीखी चटनी बनाई है तूने? कान से धुआं निकल गया, बीपी बढ़वाएगी क्या? क्यों माँ जी, आप लोगों को तो तीखी मिर्च चटनी खाना बहुत पसंद है, तो खाइए, शौक से खाइए। आप लोगों ने इतने दिनों से मेरा जो बीपी बढ़ा रखा था उसका क्या? मिर्ची की चटनी भी खानी है और चूरन भी खाना है। अरे जब इतनी तीखी मिर्ची की चटनी पचती नहीं है तो खाते क्यों हो? और फिर सारा दिन गुसल खाने में घुसे रहते हो। हाथ तो मेरा जलता है इतनी ढेर सारी मिर्ची सिलबट्टी पर पीस पीस कर। मैं चली अपने मायके, मुझे ये मिर्च वाला ससुराल मंजूर नहीं है। बहू को जाते देखकर ससुराल वाले अपनी आदत में बदलाव ले आते हैं, जिससे स्वरा को मिर्ची की चटनी पीसने से छुटकारा मिल जाता है। सारा मूड खराब कर दिया। अरे माँ, क्या हुआ आपको? किसने आपका मूड खराब कर दिया? आप तो शॉपिंग के लिए गई थी ना। और किसने? हमारे गरीब पड़ोसियों ने। इस पूरे एरिया में सिर्फ हम जैसे अमीर और करोड़पति लोग ही रहते हैं। तो फिर ये गरीब परिवार क्यों यहाँ रह रहा है? इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे हीरो की दुकान में कोयला लाकर रख दिया हो। ओफो, आपको क्यों इन गरीब लोगों से प्रॉब्लम है? वो हमसे थोड़ी ना कुछ कहते हैं, वो भी तो इंसान है। तुम बड़ी उनकी साइड ले रही हो। कोई कनेक्शन है क्या उनका हमारे साथ? नहीं ना, तो फिर? और ये तुम लैपटॉप पर किसे ईमेल भेज रही हो?
माँ, मैंने 1 साल पहले डाइटिशियन का कोर्स किया था ना, उसी की जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ। बस जल्दी से मेरे मेल का रिप्लाई आ जाए, फिर मैं शहर की सबसे बड़ी और फेमस डाइटिशियन की असिस्टेंट के तौर पर काम करूंगी। फिर शुरू हो गया इसका इस मिडिल क्लास का सपना। बेटा, तुम एक बिजनेसमैन की बेटी हो, करोड़ों रुपए की मालकिन हो। ये सब कुछ जो है तुम्हारा तो है, आगे चलकर तुम्हें अपने पिताजी का बिजनेस संभालना है। इसीलिए अभी तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो, घूमो फिरो, पैसे उड़ाओ, लेकिन ऐसे छोटे सपने मत देखो। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। करोड़ों के मालिक ऐसी छोटी बातें नहीं करते हैं। लेकिन माँ पापा, ये मेरा सपना है, मैं इसे कैसे छोड़ूं? तुम करोड़ों की मालकिन हो, तुम्हारा सपना सिर्फ करोड़ों रुपए कमाना है, ना कि ऐसे मिडिल क्लास सपने देखना। ये करोड़ों रुपए डाइटिशियन बनकर नहीं, बल्कि बड़े बड़े बिजनेस करके कमाए जाते हैं। अपने अमीर माता पिता की बात सुनकर यशिका उदास होकर सीधा अपनी गाड़ी में बैठकर पार्क में जाकर बेंच पर बैठ जाती है। तभी वहां सुमित नाम का एक लड़का आता है। यशिका, आज फिर कुछ हुआ क्या? वही सब। पहले तो माँ ने तुम्हारे परिवार की गरीबी का मजाक उड़ाया और फिर मेरे डाइटिशियन बनने के सपने को तोड़ दिया। हम भले ही तुम्हारे पड़ोस में रहते हैं, लेकिन हमारी हैसियत तो तुम्हारे घर के नौकर से भी गई गुजरी है। अगर तुम्हारी माँ को पता चल गया कि तुम अपने पड़ोस में रहने वाले गरीब परिवार के बेटे से प्यार करती हो, तो वो कभी हमें एक नहीं होने देंगी। मैं जानती हूँ, मैंने अपने इन करोड़ों रुपए और अमीरी के चक्कर में हमेशा अपनी छोटी छोटी खुशियां खोई हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं खो सकती सुमित। हम कल ही मंदिर में शादी कर लेते हैं। तुम मेरे साथ तो नहीं छोड़ोगे ना? मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुमसे वादा करता हूँ। अगले दिन यशिका पार्टी में जाने का बहाना करके घर से निकलती है और सुमित के साथ मंदिर में शादी कर लेती है। यशिका सुमित जैसे ही घर के बाहर पहुंचते हैं तो उन दोनों के ही माँ बाप उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। सुमित, ये सब क्या है? तूने यशिका से शादी कर ली? तूने क्या किया? खुद मास्टरमाइंड होकर कितनी भोली बन रही हो। अच्छे से जानती हूँ मैं कि तुमने ही अपने बेटे के जरिए मेरी भोली भाली लड़की को फंसाकर शादी की है, ताकि तुम्हें करोड़ों रुपए मिल सके। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम गरीब फकीरों को तो मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। आज ही वकील को बुलवाकर मैं इन दोनों का तलाक करवाऊंगी। यशिका, अंदर चलो। ये क्या कह रही हो माँ? मैं सुमित से प्यार करती हूँ और सुमित ने मुझे कभी भी अपने प्यार के जाल में नहीं फंसाया, बल्कि मैंने तो खुद सुमित को सामने से प्रपोज किया था। माँ, ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये सब पैसों के भूखे नहीं हैं। हमने अपने हाथों से तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया, मांगने से पहले ही तुझे हर चीज ला कर दी, और तूने हमारे मुंह पर कालिक पोत दी। एक बात कान खोलकर सुन ले, वो दिन दूर नहीं जब तू रोते हुए वापस हमारे पास आएगी। ये गरीब तुझे भी अपनी तरह गरीब बनाकर सड़ने के लिए छोड़ देंगे। इतना कहकर सुमित्रा और वीरेंद्र जाकर दरवाजा बंद कर देते हैं। बेचारी यशिका रोने लगती है कि तभी मधु यशिका के पास आती है। यशिका बहू, रो मत। सुमित्रा बहन गुस्से में है, लेकिन वो तुम्हारी माँ है। आज नहीं तो कल वो तुम्हें जरूर माफ करेंगी। मधु और अंकिता मिलकर यशिका का गृह प्रवेश करते हैं। यशिका जैसे ही अपने ससुराल में जाती है तो वो देखती है कि घर में कोई भी सहूलियत का सामान नहीं है। माँ जी, आप लोगों के घर में तो कुछ भी सामान नहीं है। आप लोग कैसे रह रहे हैं इस तरह? यहाँ तक कि आपने तो गर्म कपड़े भी फटे हुए पहने हैं। एक गरीब को हर लाचारी और मजबूरी में रहना आता है, ये तो हमारी किस्मत है। लेकिन तू फिक्र मत कर, हम तुझे जरा भी तकलीफ नहीं होने देंगे। सोमनाथ टूटी चारपाई के नीचे ईंट लगाकर उस पर बिस्तर लगा देता है। वहीं मधु अंकिता के साथ मिलकर चूल्हे पर घर में बचे हुए थोड़े बहुत राशन से रोटी और सब्जी बना देती है। जहां सबकी प्लेट में सिर्फ एक एक रोटी थी, वहीं यशिका को मधु ने 4 रोटी दे रखी थी। घर में ओढ़ने के लिए सिर्फ एक ही कंबल था, और वो भी सब यशिका को दे देते हैं। अपने गरीब ससुराल वालों के दिल में इतना प्यार देखकर यशिका की आंखें भर आती हैं। मेरे ससुराल वाले कितनी परेशानी में रह रहे हैं। इनका ठेले पर पकौड़े बेचने का काम भी ठीक से नहीं चल रहा है, और पिताजी कबाड़ा बेचकर कितना ही कमाते होंगे। एक काम करती हूँ, सबके लिए सबसे पहले ठंड में पहनने के लिए अच्छे गर्म कपड़े, बड़े हीटर और जरूरत का सामान मंगवा लेती हूँ। पर यशिका अपने स्मार्टफोन से जैसे ही अपना सामान ऑर्डर करके पेमेंट करने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि उसके सारे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक है और अकाउंट भी बिल्कुल खाली हो चुका है। मेरा अकाउंट कैसे खाली हो गया और कार्ड ब्लॉक है? हो ना हो ये सब माँ ने ही करवाया है। अब यशिका उस गरीबी में अपने ससुराल वालों के साथ ढलने की कोशिश करती है। हर दिन की तरह यशिका आंगन में झाड़ू लगा रही थी कि तभी उसके अमीर घमंडी माँ बाप अपनी महंगी सी गाड़ी से उतरते हैं और यशिका को देखकर कहते हैं, 1 हफ्ते में ही बन गई ना नौकरानी, अभी भी वक्त है, मान जा हमारी बात, वरना तू एक एक कौड़ी के लिए मोहताज हो जाएगी। सुमित्रा, ये तो बस 4 दिन का प्यार है। 4 दिन बाद ये खुद ही रोते हुए हमारे पास आएगी। आखिरकार कब तक इन फटीचरों के साथ रहेगी?
अपने माँ बाप की बात सुनकर यशिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। बस अब बहुत हुआ। मैं अपने ससुराल वालों की और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अब चाहे कुछ भी हो, मैं अपने ससुराल में करोड़ों रुपए लेकर रहूंगी, लेकिन कैसे? यशिका आंगन में खड़े खड़े ये सोच ही रही थी कि तभी यशिका का ससुर ठेले पर ढेर सारे कबाड़ी का सामान लेकर आता है, जिसके अंदर प्लास्टिक की बोतल, कांच के टुकड़े, टूटे मटके और रंग बिरंगे सिल्क के कपड़े पड़े हुए होते हैं, जिसे देख यशिका खुश होती है और कहती है, मिल गया आइडिया, अब जल्दी से काम पर लग जाती हूँ। उन कबाड़ी के सामान में से यशिका अंडे की खाली ट्रे, लकड़ी के टुकड़े, टूटे हुए मटके और बोतल से अलग अलग चीजें बनाती है और उन्हें सोशल मीडिया पर सेल करने के लिए पोस्ट कर देती है, जो काफी लोगों को पसंद आते हैं और यशिका को काफी ऑर्डर्स भी मिलते हैं। यकीन नहीं हो रहा है कि इतने लोगों ने क्राफ्ट की इन चीजों को ऑर्डर किया है। मैं जानती थी कि मेरी भाभी की मेहनत रंग लाएगी। सभी ऑर्डर्स को एक्सेप्ट कर यशिका उन्हें सेल करती है और अपनी पहली कमाई से घर में सबके लिए बिस्किट्स की मदद से केक बनाती है, जो सभी को काफी पसंद आती है। भाभी, क्या केक बनाया है आपने? लग ही नहीं रहा, इसमें सिर्फ दूध और बिस्किट है। ऐसा लग रहा है किसी बहुत बड़े बेकर ने बनाया है। मुझे तो इन सब चीजों को खाने का बिल्कुल शौक नहीं है, लेकिन मन कर रहा है कि सब खा जाऊं। सभी को अपना बनाया हुआ केक इतना पसंद आता देख यशिका को अब पैसे कमाने का एक और नया आइडिया आता है और अब वो ढेर सारे केक और पेस्ट्री बनाकर उन्हें बाजारों में बेचती है, जिससे यशिका की काफी अच्छी कमाई होने लगती है। धीरे धीरे यशिका उन पैसों को जोड़ने लगती है। हर रोज की तरह यशिका पेस्ट्री बेचकर घर आ रही थी कि तभी रास्ते में उसे एक पेंटर दिखता है, जो अलग अलग तरह के हैंड पेंटिंग बनाकर बेच रहा था। मैं भी बचपन में कितनी ज्यादा पेंटिंग किया करती थी ना, कितना पसंद था मुझे पेंटिंग करना, लेकिन माँ ने वो भी छुड़वा दिया। एक काम करती हूँ, कुछ पेपर्स और कलर्स ले चलती हूँ, बहुत मन कर रहा है पेंटिंग करने का। यशिका रास्ते से पेपर्स और पेंटिंग्स कलर लेकर घर आती है और उनसे फ्रेंच पेंटिंग कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है, तो वो काफी लोगों को पसंद आती है। इतने सारे लाइक्स और कमेंट्स, और ये तो इस पेंटिंग को खरीदना भी चाहते हैं। थैंक यू भगवान, आप मेरी कितनी मदद कर रहे हो। जहां पहले यशिका सिर्फ शोपीस, क्राफ्ट और पेस्ट्री बेचकर पैसे जोड़ रही थी, वहीं यशिका फ्रेंच पेंटिंग बेचकर सेल करती है। पैसे जोड़ने के साथ साथ थोड़े बहुत पैसों से यशिका अपने ससुराल वालों के लिए खाने पीने की चीज, ठंड से बचने के लिए कंबल और गर्म कपड़े भी लाती है। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है। यशिका हर रोज की तरह आज भी पेंटिंग बनाकर उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही थी कि तभी उसे एक मेल आती है, जिसे देख वो काफी खुश हो जाती है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। क्या ये सच में सच है? मैंने 2 महीने पहले शहर की फेमस डाइटिशियन के पास जॉब के लिए अप्लाई किया था और मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मैं जानता था कि तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। यशिका अब असिस्टेंट डाइटिशियन के तौर पर काम करती है और उसका काम उसके सीनियर को काफी पसंद आता है। यशिका के बाकी सारे कामों में उसकी नंद और घरवाले भी मदद करते हैं। सिर्फ कुछ महीनों में यशिका अपनी मेहनत और स्किल की मदद से करोड़ों में पैसे जोड़ लेती है और जल्दी अपनी गरीब ससुराल को तोड़वाकर मायके से भी अच्छा एक आलीशान घर बनवाती है। जैसे ये बात सुमित्रा और वीरेंद्र को पता चलती है, जो विदेश गए हुए थे, तो वो तुरंत अपने घर आते हैं और घर देख उनके होश उड़ जाते हैं। मुझे तो ये लग रहा था कि आलीशान घर किसी अमीर इंसान ने बनाया है। इसकी कीमत तो करोड़ों में होगी। कैसे हुआ? कोई लॉटरी लग गई है क्या तेरी? ये सब मेरी स्किल का कमाल है और ससुराल वालों के सपोर्ट का भी। सगे माँ बाप होकर आप लोगों ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। आपने ही कहा था ना मुझे करोड़ों में पैसा पाने के बारे में सोचो, तो मैंने सोचा और कमा भी लिया और अब ससुराल में करोड़ों रुपए लेकर आई हूँ। आपने कहा था ना कि मैं एक एक फूटी कौड़ी के लिए तरसूंगी, लेकिन अब देखो हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। इतना कहकर यशिका अपने ससुराल वालों के साथ अपने अमीर आलीशान करोड़ों के घर में जाती है और अब अपने सारे कामों को और बड़ा करके जारी रखते हुए करोड़ों रुपए के साथ एक अच्छी जिंदगी जीती है। वहीं सुमित्रा और वीरेंद्र का सिर भी पूरी तरह से झुक जाता है।